हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। एआई एंड आईटी के इस 5वें क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के बारे में, साइबर सुरक्षा के बारे में। और ये जो आज का क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, और ये क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, क्योंकि आज के टाइम में हम लोग के जितने भी डिजिटल जो अभी टाइम चल रहा है, हर चीज डिजिटलाइज हो गया है। पैन कार्ड, आधार कार्ड हर जगह लिंक्ड हो गए हैं, हमारे अकाउंट डिटेल्स हर जगह लिंक्ड हो गए हैं। तो इस वजह से साइबर सिक्योरिटी जो है, इसके बारे में जानना हम लोग को बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। तो आज का क्लास आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आज का क्लास ना कि आपके इंटर्नशिप के लिए जरूरी है, बल्कि ये आपके प्राइवेसी के लिए, आपके जो पर्सनल डेटा है उसके लिए, और आपके बैंकिंग के लिए बहुत जरूरी है। तो साइबर सुरक्षा क्या होता है? देखिए, साइबर सुरक्षा ये है कि साइबर सुरक्षा कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डिजिटल डेटा की चोरी, क्षति या अनधिकृत पहुंच से बचाने का अभ्यास है। मतलब कि आपका पर्सनल डेटा, आपकी पर्सनल चीजें, आपके फोटो, आपके वीडियो, आपके बैंकिंग सेक्टर के जो पैसे हैं वो, ये सारी चीजों को चोरी होने से, पैसा जैसे किसी का अकाउंट से कट जाता है, उसको उससे बचाने के लिए साइबर सुरक्षा को के जानना हम लोग का जरूरी है। और इसीलिए देखिए, इसीलिए इसको कहा गया है डिजिटल युग का ढाल। ढाल का मतलब क्या होता है कि किसी भी समस्या को रोकना। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम को रोकने के लिए ये साइबर सिक्योरिटी का हम लोग को पढ़ाई करना जरूरी है। और आज का ये पूरा का पूरा क्लास इसी के ऊपर चलेगा, जिसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए, जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग डिजिटलाइज होते जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल फोन हर लोगों के पास है, पूरा का पूरा हम लोग का पैन कार्ड, आधार कार्ड कहीं ना कहीं किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड हो गए हैं। बैंक के साथ हमारे जो मोबाइल फोन है लिंक्ड हो गए हैं। हमारे नंबर, हमारे मेल आईडी, हमारे जो आधार कार्ड है, हमारे पैन कार्ड है, और भी बहुत तरीके की चीजें हैं जो हम लोग ऑनलाइन माध्यम से किसी न किसी एप्लीकेशन के साथ अटैच कर दिए हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जैसे देखिए मैं आप लोग को एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पहले हम लोग घर में पैसा रखते थे, घर में सोना चांदी गहना रखते थे। ठीक है। तो चोर फिजिकल फॉर्म में आते थे चोरी करने के लिए। वो ये देखते रहते थे कि कब आप अपने घर से जाइए, कब आपका घर का दरवाजा खुला छूट जाए, कब आप अपने घर से 2-4 दिनों के लिए कहीं बाहर चले जाइए, कब आप घर से बाहर निकलिए, तो आपके घर में वो चोरी कर लेते थे। ठीक है। तो पैसे की चोरी होती थी, गहना की चोरी होती थी। ठीक है। आपके डेटा की चोरी उस टाइम पे नहीं होती थी। अब इस डिजिटल समय में आपके डेटा की भी चोरी होती है। क्या होती है? आपके डेटा की भी चोरी होती है। जैसे आपका कुछ पर्सनल वीडियो हो, जैसे आपका कुछ पर्सनल फोटो हो, उसको चोरी करके आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया जाएगा कि ये फोटो मैं वायरल कर दूंगा, ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा, ये बातें मैं वायरल कर दूंगा अगर आप हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो ये लोग डिजिटल चोर हैं। पहले फिजिकल चोर होते थे जो हमारे घर में आते थे चोरी करने के लिए, ये डिजिटल चोर हैं। अब डिजिटल चोर क्यों बने, इनके क्या डिजिटल चोर बनने का? क्योंकि भाई, जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है भारत में, डिजिटल इंडिया हुआ, डिमोनेटाइजेशन हुआ, जनधन खाता खोले, तो हम लोग मैक्सिमम जो अपना पैसा है अपने अकाउंट में रखने लगे। 2 रुपये का भी सामान खरीदना है तो यूपीआई के माध्यम से हम लोग सामान खरीद लेते हैं। 4 रुपये का भी सामान खरीदना हो तो हम लोग 4 रुपये का भी सामान के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं। तो जो भी हमारे पैसा है उसको हम लोग कहाँ रख रहे हैं? अपने अकाउंट में रख रहे हैं, घर में तो नहीं रख रहे हैं। उसके बाद में बैंक में ना, एक बैंक जो है, बैंक या बहुत सारे गोल्ड लोन वाली कंपनियां हैं जो आपसे कहती है कि भैया आप अपना जो गोल्ड है, गहना है, अपने घर में रखिएगा, तो उस पे कोई आपको ब्याज इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो एक काम कीजिए, आप उसको हमारे यहाँ रख दीजिए। बैंक वाले लॉकर की सुविधा दिए हुए हैं। ठीक है। तो डिजिटलाइजेशन में, डिजिटल चोरी में गहना का चोरी नहीं होता है, सोना का चोरी नहीं होता है। इसमें चोरी होता है आपके डेटा का, इसमें चोरी होते हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसे की। ठीक है। तो साइबर क्राइम में जो सबसे ज्यादा चीजें होती हैं वो होते हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेना, या आपके सिस्टम को हैक करके आपके कुछ प्राइवेट फोटो, प्राइवेट वीडियो,
या प्राइवेट डेटा, जैसे कि कुछ कागजात बना के हमने रखा हुआ है, किसी जमीन का कागजात बना के रखा हुआ है, किसी चीज का मैं ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ हूँ, उन सब चीजों को वो लोग हैक करके अपने अंडर ले लेते हैं और आपको वायरल करने की धमकी देके उसके बदले में पैसा लेते हैं। तो एक फिजिकल चोर हुए जो पहले काम करते थे, अब डिजिटल चोर हो गए। तो डिजिटल चोर, ठीक है, डिजिटल चोर से बचने के लिए साइबर सेल बना। जैसे थाना में सेल होता है फिजिकल रूप से, फिजिकल सेल जिसको हम लोग जेल बोलते हैं, उसी तरीके से साइबर सेल बना साइबर क्राइम को रोकने के लिए। तो हम लोग को जागरूक होना है, साइबर सुरक्षा के बारे में जान के हम लोग को जागरूक होना है कि हम लोग किस तरीके से अगर जागरूक रहेंगे तो कभी भी हमारे साथ धोखा नहीं हो सकता है, कभी भी हमारे साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है, कभी भी कोई हमको साइबर क्राइम के माध्यम से लूट नहीं सकता है। तो मैं एक-एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, साइबर जो क्राइम होते हैं, साइबर जो अटैक होते हैं, वो किस-किस माध्यम से होते हैं और किस कारण से होते हैं और उनसे बचने का क्या जरिया है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि साइबर हमलों के प्रकार में बात करेंगे मैलवेयर का। ये मैलवेयर क्या होता है? देखिए आप लोग कभी-कभी सुने होंगे, कभी-कभी सुने होंगे कि पहले हम लोग क्या करते थे कि अपना मेमोरी कार्ड जाते थे, कहीं दुकान पे कंप्यूटर वाले होते थे, वहाँ पे देते थे, उसमें मूवी डलवाते थे, उसमें सॉन्ग डलवाते थे, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट डलवाते थे। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते थे कि कुछ वायरस, ठीक है, या कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर आपके मेमोरी कार्ड में, आपके पेन ड्राइव में डाल देते थे और जैसे ही वहां से आप लेके आते थे, अपने सिस्टम में डालते थे, तो आपका सिस्टम क्या होता था? करप्ट हो जाता था। ठीक है, तो इसी को हम लोग मैलवेयर अटैक बोलते हैं। ये साइबर हमले का एक बहुत बड़ा सिस्टम होता है और इसमें सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट हो जाता है। इसमें सिस्टम पूरा का पूरा करप्ट कर जाता है। इसमें कुछ आपका लुटाता नहीं है, लेकिन आपके सिस्टम में जितने भी डेटा, जितने भी चीजें होंगी, सारे करप्ट हो जाएंगी। जैसे आपके सिस्टम में वीडियो होगा, एजुकेशन का मेरा वीडियो होगा, अगर आपके लैपटॉप या फोन में वायरस आ जाएगा तो डिलीट हो जाएगा, करप्ट कर जाएगा। उसी को हम लोग वायरस अटैक बोलते हैं। दूसरा है हमारा रैनसमवेयर। ये रैनसमवेयर क्या होता है? यह सिस्टम या डेटा को लॉक कर देता है और उसे खोलने के लिए फिरौती की मांग करता है, यानी कि इनक्रिप्ट कर देता है। जैसे आपके सिस्टम में, आपके फोन में अगर रैनसमवेयर जो अटैक हो गया, रैनसमवेयर का अटैक हो गया, ठीक है, तो क्या करेगा कि आप कोई पीडीएफ खोलिएगा तो उसमें दिखाएगा इनक्रिप्टेड फाइल। अब उसमें डालिए इनक्रिप्शन, जब डालिएगा तो कहेगा कितना का इतना रुपया दीजिएगा तब ये फाइल खुलेगा। अब वो डॉक्यूमेंट एकदम आपके लिए जरूरी है, उसको खोलना किसी भी हाल में जरूरी है, तो आप उसको पैसा दीजिएगा खोलने के लिए, अपना ही फाइल के लिए, मतलब मेरा ही बुक हम ही को पढ़ने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो जो रैनसमवेयर है, ये सिस्टम या डेटा को क्या करता है? लॉक कर देता है। जैसे मैं अभी कंप्यूटर खोल रहा हूँ, मेरा कंप्यूटर नहीं खोल रहा है, बार बार दिखा रहा है इनक्रिप्टेड पासवर्ड, इनक्रिप्टेड पासवर्ड, इनक्रिप्टेड। अब इस सिस्टम को खोलने के लिए हमसे कह रहा है कि भैया पैसा दीजिएगा तब हम इंस्क्रिप्शन जो इंस्क्रिप्शन कोड होता है देंगे, नहीं पैसा दीजिएगा तो इंस्क्रिप्शन कोड नहीं देंगे, आपका सिस्टम ऑन नहीं होगा। अब मेरे सिस्टम में आप लोग का पूरा क्लासेज है, आप लोग का पूरा डेटा है। तो ये होता है रैनसमवेयर आपका अटैक। उसके बाद एक होता है फिशिंग अटैक। ये फिशिंग अटैक क्या होता है? आज के टाइम का सबसे जो ज्यादा अटैक हो रहा है, फिशिंग अटैक हो रहा है। ये फिशिंग अटैक क्या होता है? जैसे आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पे, आपके फेसबुक अकाउंट पे या आपके किसी भी सोशल मीडिया जो एप्लीकेशन है उस पर एक लिंक आ जाएगा किसी भी चीज के नाम से, शादी के नाम से आ जाएगा, बायोडाटा आपका, किसी लड़की का फोटो दिखेगा फ्रंट पे। जैसे खोलिएगा आपका जो पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड है उसकी सूचना उसको मिल जाती है, या आपका यूपीआई का एक्सेस उसको मिल जाता है, आपके व्हाट्सएप का एक्सेस उसको मिल जाता है। मतलब कि अनजाने लिंक पर आप जैसे क्लिक कीजिएगा वैसे ही आपको वो लोग एक्सेस कर लेता है पासवर्ड। क्रेडिट कार्ड का भी पासवर्ड अगर चाहे वो इंफॉर्मेशन ले सकता है, डेबिट कार्ड का भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, आपके बैंकिंग अकाउंट का इंफॉर्मेशन ले सकता है, आपके यूपीआई आईडी का इंफॉर्मेशन ले सकता है, या उसको उसको हैकिंग कर सकता है।
और आपके अकाउंट से पैसा लापता हो जाएगा। तो आज के टाइम का जो सबसे ज्यादा साइबर क्राइम में है, ये फिशिंग अटैक है। सबसे ज्यादा जो कंप्लेन आते हैं साइबर क्राइम में, ये फिशिंग अटैक के आते हैं कि सर एक कॉल आया था, हमने ओटीपी बता दिया, सर एक लिंक आया था, हमने उस पर क्लिक कर दिया, देखिए ना सर पैसा कट गया मेरे अकाउंट से। तो ये जो फिशिंग अटैक है, ये आज के टाइम का सबसे खतरनाक अटैक है। अब जो अगला है वो है डीडोस अटैक। देखिए ये डीडोस अटैक क्या होता है, मैं इसका एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को। आप निश्चिंत, आप एकदम, आप ही के ऊपर एग्जांपल ही दूंगा मैं, क्योंकि ये आजकल आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं। आप सभी बच्चे डीडोस अटैक आप लोग कर रहे हैं हमारे वेबसाइट पर। जो वेबसाइट का लिंक हम लोग आप लोग को रजिस्ट्रेशन के लिए दिए हैं उस पर। अब कहिएगा कैसे? तो आप बच्चे क्या कर रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि आप लोग का डीडोस अटैक है। मैं डीडोस अटैक का मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ कि डीडोस जो अटैक है वो क्या है। डीडोस अटैक है कि आपको किसी सर्वर पर इतना अधिक नकली ट्रैफिक भेज देना है कि वो क्रैश हो जाए। इतना नकली आप लोग को भेज देना है ट्रैफिक कि वो क्या हो जाए, क्रैश हो जाए। अब मैं बता रहा हूँ इसका सीधा सा एग्जांपल जो आजकल आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं। जैसे जो हमारी संस्था का वेबसाइट है, जहां से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो आप लोग जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोग के पास सबमिट का ऑप्शन आता है, उसके बाद पेमेंट होता है। ठीक है? अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि सबमिट करके और पेमेंट नहीं कर रहा है, फिर बैक हो जा रहा है, फिर सबमिट करके बैक हो जा रहा है। मतलब एक बच्चा 1 मिनट में, 2 मिनट में कम से कम 2-3 बार रजिस्ट्रेशन कर दे रहा है। ठीक? और एट ए टाइम करीब-करीब उस समय पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इस पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो एक टाइम पे करीब-करीब 40 बच्चा, 50 बच्चा रजिस्ट्रेशन कर रहा है और पेमेंट नहीं कर रहा है, केवल सबमिट करके बैक हो जा रहा है। तो जब आप लोग पेमेंट नहीं कीजिएगा, तब तक आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। लेकिन आपका डेटा किसके पास आ गया? मेरा मेरा जो सिस्टम क्या है, जितने बच्चे देखिए आपके पैनल पे आए, रजिस्ट्रेशन किए, पेमेंट नहीं किए, रजिस्ट्रेशन किए, पेमेंट नहीं किए, रजिस्ट्रेशन किए, पेमेंट ना किए। अब 1-1 मिनट में 50, 60, 70 बच्चे भी, कभी-कभी 100 बच्चे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चे हमको कॉल कर रहे हैं, हमारे संस्था को कॉल कर रहे हैं हेल्पलाइन नंबर पर कि सर सिस्टम में ना वो पेमेंट का नहीं आ रहा है, फोन पे गूगल पे का ऑप्शन नहीं आ रहा है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर केवल प्रोसेसिंग दिखा रहा है। मतलब कि एक टाइम पे जब 100 बच्चे फर्जी तरीके से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सिस्टम क्या हो गया, स्लो हो गया। स्लो हो जाएगी तो परेशानी होगी। इसी को बोलते हैं डीडोस अटैक, जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं। नहीं, आप लोग बुरा नहीं मानिएगा इस बात को, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों सर्वर स्लो हो जाता है। क्योंकि सिर्फ एक बच्चे को रजिस्ट्रेशन करना है, मान लीजिए किसी बच्चे का नाम है सोहन। सोहन को रजिस्ट्रेशन करना है, तो सोहन पूरा बढ़िया से रजिस्ट्रेशन करेगा, पेमेंट करेगा, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड उसको मिलेगा। लेकिन सोहन गया, सबमिट किया, फिर बैक हो गया, फिर गया, फिर सबमिट किया, बैक हो गया। अब 2 मिनट में उस सोहन के नाम से करीब-करीब 10 रजिस्ट्रेशन हो हमारे पैनल पे दिखा रहे हैं और एक भी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ये होता है डीडोस अटैक। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग डीडोस अटैक को बहुत बढ़िया से समझे होंगे। तो 4 तरीके के जो अटैक हैं, मैलवेयर, रैनसमवेयर और फिशिंग और डीडोस। ये चारों के बारे में मैंने आप लोगों को अच्छे से समझाया। अब हम लोग इस पे आगे बात करते हैं कि भाई देखिए, संगठनों को अपनी सुरक्षा के लिए जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर अपनाना चाहिए। इसका सिद्धांत है किसी पर विश्वास मत करो, हमेशा सत्यापन करो। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। अब ये क्या है? ये कह रहा है कि अभी अगर कभी भी आपके फोन में या मेल पर या किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन या किसी भी एप्लीकेशन पर किसी के नाम से अगर कोई भी पीडीएफ आए, तो आप वो पीडीएफ लिंक को क्लिक ना करें, बल्कि सबसे पहले उसको फोन करें, उस व्यक्ति को फोन करें कि क्या आपने हमारे नंबर पर इस तरीके का कोई पीडीएफ या लिंक भेजा है। अगर वो हाँ कहता है तब उसको ओपन कीजिए, नहीं तो उसको इग्नोर कीजिए। यही बात ये कह रहा है, जीरो ट्रस्ट आर्किटेक्चर, किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, जीरो ट्रस्ट। पहले किसी पे विश्वास मत कीजिए, पहले सत्यापन कीजिए। कल के हमारे संस्था के नाम से आपके मोबाइल फोन पे एक लिंक जाएगा,
कि आपको सर्टिफिकेट तभी मिलेंगे जब आप 10 रुपए का पेमेंट करेंगे या 100 रुपए का पेमेंट करेंगे। तो आप लोग वहां पे क्लिक नहीं करना है, पहले अपने ग्रुप में जाके देखिए क्या क्या ग्रुप में एडमिन के माध्यम से मैसेज आया है। मैसेज आया है तब जाके उस पर क्लिक करना है, नहीं तो छोड़ देना है, नहीं तो हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछना है। किसी पे विश्वास मत करो, हमेशा सत्यापन करो, ठीक है। नेवर ट्रस्ट, ऑलवेज वेरीफाई। किसी के नाम से आपके मान लीजिए कि आपके भाई के नाम से ही आपके मोबाइल पे आ गया एक लिंक कि जल्दी से हमको 5,000 रुपए की जरूरत है, जल्दी से इस नंबर पे पैसा भेजो, हम किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, ना फोन कर सकते हैं ना कॉल कर सकते हैं, मेरा यूपीआई भी काम नहीं कर रहा है। अब आप सोचेंगे अरे भाई मेरा भाई है, बहुत परेशानी में है, जल्दी से उस नंबर पे आप पैसा भेज दीजिएगा, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। पहले आप अपने भाई को कॉल करके देखिए कि उसका फोन लग रहा है कि नहीं लग रहा है, उससे बात हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है। तब आपको डिसीजन लेना है कि हाँ करना क्या है और क्या नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी यानी कि साइबर सुरक्षा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। तो इसके बारे में जानकारी आप अपने घर में अपने फैमिली मेंबर के हर एक सदस्य को दीजिए, अपने फैमिली का हर एक मेंबर को ये जानकारी दीजिए, अपने रिलेशन, अपने दोस्त, अपने भाई, हर जगह पे इस बात को समझाइए सबको कि हमने एआई और आईटी के क्लास में साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा और सर ने हमको बताया कि किस तरीके से हम लोग इससे बच सकते हैं, उसका क्या उपाय हो सकता है, ठीक है। उसके बाद केस स्टडी को पढ़िए और जो आपका टास्क है उस टास्क को पूरा कीजिए। जो अगला क्लास है हम लोग का है आईटी और एआई का विभिन्न उद्योगों पर गहरा प्रभाव। देखिए आपको भी पता है कि हर चीज का, अगर जैसे हम लोग बचपन में पढ़ा करते थे, 10th क्लास में भी पढ़ा करते थे कि जो विज्ञान है ये अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो ये आईटी और एआई क्या है, अभिशाप भी है और वरदान भी है। आप कहिएगा सर वरदान तो समझ में आ रहा है, अभिशाप कैसे समझ में आ रहा है। तो मैं आप लोग को बता रहा हूं, वरदान इसलिए है कि कोई भी काम जल्दी में हो जा रहा है और सटीक तरीके से हो जा रहा है, और अभिशाप इसलिए है कि जिस काम को करने के लिए 10 लोग की जरूरत होती थी, आज वहां पे सिर्फ एक लोग बैठ के उस काम को एआई की मदद से कर रहे हैं, मतलब कि 9 लोगों की नौकरी रोजगार खत्म हो गया। समझ में आ रहा है तो हमारा मेरा। तो एआई और आईटी के आ जाने से, जैसे पहले लोग बैंक में मैनुअली काम करते थे, ठीक है। तो आपका जाना था, आपको अकाउंट से पैसा निकालना होता था तो जाते थे, आपका रजिस्टर पीछे से निकाल के देखते थे कि अच्छा आपके अकाउंट में 20,000 रुपया है, 10,000 चाहिए, फिर 10,000 माइनस करते थे। उसके बाद में उस दिन का डेट मुहर तारीख देते थे। टाइम तो लगता था लेकिन उस काम के लिए 4 लोग 5 लोग बैठा करते थे। और आज के टाइम में बैंक में जाइएगा तो सिर्फ एक कैशियर होगा, जाइएगा लाइन में खड़ा होइएगा, सीधे आपका अकाउंट नंबर मारेगा, बस सारा डिटेल्स उसके सामने, कब पैसा निकाले हैं, कब डाले हैं, कितना है, क्या है, मतलब 3 लोगों का नौकरी खा गया कंप्यूटर। इस तरीके से आईटी जो है और एआई का जो विकास है, ये बहुत जगह पे प्रॉफिटेबल भी है, तो उसका कुछ लॉस भी है, क्योंकि एआई का उपयोग हर जगह किया जा रहा है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले दवा का जो खोज होता था, नया नया दवा बनाया जाता था, तो उसमें 50 लोगों का टीम काम करता था। वो लोग मैनुअली जाते थे, दवा का जो भी कंपोजिशन होता था, जड़ी बूटी होता था, उसको लाते थे, उस पर रिसर्च करते थे, उसको बनाते थे। और आज के टाइम में सीधे एआई क्या कर रहा है, सीधे दवा का कंपोजिशन, जड़ी बूटी का नाम लिखिए, कंपोजिशन लिखिए, इंटर मारिए, वो तुरंत दिखा देगा कि ये दवाई सही है कि गलत है, और ये सही है तो किस किस चीजों में काम आएगा, कौन कौन सी बीमारी में काम आ गया। ला, रिसर्च के काम में खत्म हो गया, लोग का काम में खत्म हो गया। अब जो रिसर्च के लिए 50 डॉक्टर बैठे थे, अब उस डॉक्टर का क्या काम है। लेकिन जो जो इलाज की दवा बनती थी 10 साल में, 5 साल में, आज 1 महीना 2 महीना में उस इलाज की दवा बन जा रही है। तो इलाज की दवा जल्दी बन जाना, ये तो हमारे लिए वरदान हुआ। लेकिन उस दवा को बनाने में जितने लोग लगते थे, डॉक्टर होंगे, ट्रांसपोर्टेशन से लोग आता जाता था तो ट्रांसपोर्टेशन वाला होगा, जहां रहेंगे वहां पे हॉस्टल होगा तो मेस भी चलेगा, जड़ी बूटी जहां से खरीद के लाया जाएगा तो जड़ी बूटी उत्पादन करने वाले होंगे, वहां पे भी कुछ मजदूर काम कर रहे होंगे। तो ये सारी चीजें जो है ये हो गई। अब उसी तरीके से हम लोग बीत बीत का बात करेंगे, फाइनेंस का बात करेंगे। तो काम तो आसानी से हो गया, हम तुरंत दुकान पे गए, 2 रुपया का सामान खरीदे, यूपीआई कर दिए, कैश लेके चलने की जरूरत नहीं है, चोरी होने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी को 100 किलोमीटर यात्रा करना होगा ट्रेन में, तो पहले पर्स लेके चलता था, पर्स में 5,000 रुपया लेके जाता था कि पटना में जाएंगे तो ये सामान खरीद के घर लाएंगे, चाहे कॉपी नोट्स स्टेशनरी बुक कुछ भी। पता चला कि गया और वहां पे उसका पर्स ही चला गया।
तो पर्स तो गया, साथ में 5,000 रुपया भी गया। लेकिन अभी के टाइम में चूंकि यूपीआई से हम पेमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए ट्रेन में गए, मोबाइल चोरी हो गया, तो मोबाइल सिर्फ चोरी हुआ, आपका वो तो पैसा आपके बैंक में है, पैसा तो आपका नहीं चोरी हुआ। ठीक है, तो ये एआई आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आए, आईटी आए, तो ये डिजिटलाइजेशन जब हुआ तो हमारा इस सेक्टर से तो प्रॉफिट हो गया कि भैया चोरी चोरी नहीं होगा, पैसा ले जाने का झंझट खत्म हो गया। लेकिन ये जो साइबर क्राइम वाले हैं, जो आपको मेल ईमेल ये सब भेज के आपके अकाउंट से पैसा निकाल ले रहे हैं, तो ये अभिशाप हो गया कि भाई कम से कम बैंक में रहता था तो पैसा हम अपने से निकालते थे, वहां पे तो कम से कम धोखाधड़ी होने का चांस कम था। यहाँ पे तो कोई लिंक भेज देगा, हम जैसे क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, मेरे अकाउंट से पैसा गायब हो जाएगा। नहीं, आप अवेयर रहिएगा तो बिल्कुल नहीं गायब होगा। आपको अवेयर रहना है, किसी भी अनजान कॉल, किसी भी अनजान लिंक, किसी भी अनजान पीडीएफ को नहीं खोलना है, नहीं छूना है, नहीं रिसीव करना है, किसी भी अनजान व्यक्ति को ओटीपी नहीं देना है, किसी भी अनजान लोगों के कहने से किसी के अकाउंट में पैसा नहीं डालना है। पहले आपको सत्यापन करना होगा, यानी कि पहले आपको सामने वाले को कॉल करके वेरीफाई करना होगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप लोग केस स्टडी कीजिएगा, केस स्टडी कीजिएगा। केस स्टडी करने के बाद में आप लोग अपना टास्क पूरा कीजिएगा, केस स्टडी पढ़िए, टास्क पूरा कीजिए। और हाँ, आज का ये जो क्लास था हमारा साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, तो आप लोग इसका चर्चा, इसके बारे में जानकारी अपने आसपास के लोगों को जरूर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी ये जानकारी रख सके कि किस तरीके से हम लोग साइबर क्राइम से बच सकते हैं, धोखाधड़ी से बच सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस क्लास में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्ते।